हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरू में हम दोबारा से उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जिसके पास ही में एक और पर्सन आता है। उस पर्सन को देखने के बाद यह आदमी कहता है कि तुम आप बेच सकते हो, और वो जो दूसरा पर्सन होता है वो सार्की लैंग्वेज में कहता है कि अच्छा ठीक है। गाइस आप लोग सही समझे, ये समुद्र में रहने वाली सार्की है। तभी वो आदमी कहता है कि वैसे सब कुछ कैसे चल रहा है, और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज में बातें करो। और यहाँ पर हमारा सीन दोबारा से मिड टाउन के मार्केट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फीमेल डीमन को सेल किया जा रहा होता है। और यहाँ पर हमारा सीन उन दोनों बंदों की तरफ शिफ्ट होता है जो उस आदमी के पास आए थे। हम देखते हैं कि इन दोनों का शक्ल देखने में बिल्कुल मछलियों की तरह लग रहा होता है, और ये दोनों ही लोंगाई किंगडम के रॉयल गार्ड से। तभी इनमें से एक बंदा अपनी फीस लैंग्वेज में कहता है कि अभी जो औरत वहाँ पर आई थी, मैं उसके कल्टीवेशन लेवल को नहीं देख पा रहा था। वैसे अंकल बनी तो आप भी तो एक आर्ट रैंक के कल्टीवेटर है ना, आप तो शायद से उस औरत के कल्टीवेशन लेवल को देख पाई होंगी। मैंने सही कहा ना। उसकी बातें सुनने के बाद अंकल बनी तो कहता है कि तुमने सही कहा। तभी अंकल बनी तो शार्क लैंग्वेज में कहता है कि जहाँ तक मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है, वो औरत कोई ऑर्डिनरी हेवन लेवल की कल्टीवेटर नहीं थी, और मैं श्योर हूँ कि वो बंदी भी यहाँ पर उस गॉड लेवल के रेलिक को हासिल करने के लिए आई है। इसकी बात सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि अच्छा ऐसा ही क्या अंकल बुनी, तो आप तो बहुत ही कमाल के हो। आप तो लोगों को देखकर ही उनके बारे में बता सकते हो, इसीलिए तो आप फर्स्ट क्लास के रॉयल गार्ड है। इसी के साथ वो दोनों वहाँ पर एंटर करते हैं। तभी अंकल बुनी तो कहता है कि तुम आके किसे ढूंढ रहे हो। उनकी बातें सुनने के बाद वो पर्सन कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, वो औरत आखिर कहाँ पर गायब हो गई। उसकी बातों को सुनने के बाद बोनी तो कहता है कि तुम उसके बारे में मत सोचो। इसी के साथ वो दोनों उस व्हाइट हेयर वाले बंदे के पास पहुंच जाता है, और उस बंदे को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि योर हाइनेस हम आ गए। और इस बंदे का नाम दरअसल कून होता है, जो लोंगाई किंगडम का प्रिंस है। साथ ही में ये बंदा एक हाफ डीमन है। इसका मतलब ये बंदा आधा मरमेड है और आधा इंसान। तभी यून का सबऑर्डिनेट कहता है कि मेरे प्रिंस, जिस गद्दार ने उस डिवाइन जेट को हमसे सुराया था, रिपोर्ट के मुताबिक वो बंदा भी सेन कैप्चर सिटी के जिसेंग डिस्ट्रिक्ट में है, और हमें उस बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी है। उसकी बातें सुनने के बाद प्रिंस यून कहता है कि जिसेंग डिस्ट्रिक्ट उस एरिया को तो मिलिट्री कंट्रोल करती है, वो बंदा आखिर वहाँ पर कैसे चला गया। तभी बोनीतो कहता है कि मेरे फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे पता चली है कि वो गद्दार क्रूशियन हमारे किंग के बर्थडे के एडवांटेज लेकर उस डिवाइन जेट को चुरा लिया था, जो हमारी क्लैन का एक बहुत ही अहम खजाना है। और उसके बाद वो गद्दार लोंगाई किंगडम से बचते हुए तियानदो किंगडम के अंदर आ गया था। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उस गद्दार क्रूशियस को पकड़ने के लिए प्रिंस यून को उसके फादर ने तियानदो किंगडम के सी के रास्ते उसे पकड़ने के लिए भेजा था। पर प्रिंस को वो गद्दार कहीं पर नहीं मिला, क्योंकि उस गद्दार ने तियानदो किंगडम के समुद्र से जाने वाला रास्ता नहीं चूज किया था। और इसी तरह प्रिंस यून उस बंदे को ढूंढते हुए लोअर डोमेन में पहुंच गए, और उसके पास लोअर डोमेन में आते हुए सेन कल्चर सिटी में। और यहाँ से प्रिंस ने सेन कल्चर सिटी के एयरपोर्ट से एक बोट लेकर तियानदो किंगडम तक जाने का प्लान किया है। और यही इन सब का प्लान था। पर कुछ दिन पहले जब इस जगह पर लेजेंडरी गॉड लेवल रैंक की रेलिक मिली, तब सेन कैप्चर सिटी के सभी स्टेट्स मार्शल लॉ के अंदर आ गए, और तब से ये सिटी शिप्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जिस वजह से लोंगाई किंगडम के ये लोग जिस गदर को ढूंढ रहे थे, वो भी यहीं पर फंसा रह गया। इसी के साथ हमारा सीन दोबारा से प्रिंस यून की तरफ शिफ्ट होता है, जो कहता है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है, तुम सभी मेन पॉइंट में आओ। प्रिंस की बातें सुनने के बाद बोनी तो कहता है कि वो गद्दार एक रॉयल फैमिली का मेंबर था। इसी वजह से उस बंदे को हमारे डिवाइन जेट क्लैन के बारे में बहुत सारी सीक्रेट्स पता है, और उस बंदे की कल्टीवेशन लेवल बहुत टाइम से ही हेवनली रैंक में ही फंसी हुई है। और मुझे लगा था कि उस बंदे ने हमारे डिवाइन जेट को हेवनली रैंक से ब्रेक थ्रू करने के लिए छुड़ाया है। पर यहाँ पर जब वो गॉड रैंक की रैली की पेर हुई, उस गद्दार ने सेन कैप्चर सिटी के मे फैमिली के साथ हाथ मिला लिया, जिससे कि उस बंदे को उस रेलिक में से एक टुकड़ा मिल सके, और वो अपने कल्टीवेशन लेवल को हेवनली रैंक से ब्रेक थ्रू करके बना सके। उसकी बातें सुनने के बाद प्रिंस यून सोचता है कि देखने में लगता है कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है, मुझे ठीक से तो पता नहीं, पर ये मैं फील कर सकता हूँ। तभी यून कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे क्लैन की वो डिवाइन जेट उसके बॉडी में ही है। प्रिंस की बातें सुनने के बाद उसका सबऑर्डिनेट कहता है कि हमें डर था कि कहीं उस बंदे को हमारे मौजूदगी का एहसास न हो जाए, इसी वजह से हम उसके ज्यादा पास नहीं गए। तभी बोनीतो कहता है कि क्या प्रिंस को डर है कि वो गद्दार हमारे डिवाइन जेट को उस गॉड लेवल रैंक के रैली के लिए एक्सचेंज कर ले। मुझे भी लगता है कि ऐसा हो सकता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो डिवाइन जेट या तो उसके पास ही है, या फिर उसने किसी जगह पर छुपा के रखा हो। और दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं, जो सोचता है कि मुझे आखिर ऐसा क्यों मैसेज हो रहा है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। पर जो भी हो, स्टार सोर्स जनरल एओ बिंग का वो डिवाइन जेट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर वो चीज उसके हाथों में है। हम आखिर उस बंदे से कैसे डील कर पाएंगे।
इसी के साथ प्रिंस यून वहाँ से उठ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि चलो हम जिसेंग डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। इसी के साथ वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर हमारा सीन उसी लड़की की तरफ शिफ्ट होता है जिसने अपने पावर से अपने प्रेजेंस को छुपा के रखा होता है। वो सोचती है कि डिवाइन जेड कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही डिवाइन जेड हो जिसे एओ बिंग के प्रीवियस होस्ट अपने पास छोड़ के गए हो। और इसी के साथ हमारा सीन एक शटल की तरफ शिफ्ट होता है और ये फ्लाइंग शटल दरअसल सॉन्ग इंजन का होता है जो तेजी के साथ सेन क्लब से सिटी की तरफ बढ़ा होता है। तभी सॉन्ग कहता है कि लगता है कि मैं सिग्नल वाले एरिया में आ चुका हूँ। दूसरे पल हम देखते हैं कि बटलर मुंह सॉन्ग को कॉल करते हैं और इसी के साथ सॉन्ग कॉल को रिसीव कर लेता है जहाँ पर बटलर कहता है कि यंग मिस्टर यूनजंग ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि फाइनली मैं आपसे कनेक्ट कर पाया। बटलर की बातें सुनने के बाद सॉन्ग स्माइल के साथ कहता है कि हे अंकल मुंह मुझे माफ कर दीजिए, मैं जिस जगह पर था वहाँ पर कोई सिग्नल ही नहीं था। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद बटलर सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यंग मास्टर हिंदरलैंड के बहुत ही भीतर चले गए थे। उसके बाद बटलर कहता है कि कोई बात नहीं यंग मास्टर, वैसे भी आप पूरी तरह से ठीक है। वैसे मैं आपसे बताना चाहता था कि यूवी एकेडमी ने आपके रिक्वेस्ट पर बहुत सारे नेबुला सोल्जर्स के तालिस्मैन को भेज दिया है। उनकी बातें सुनने के बाद सॉन्ग कहता है कि क्या आपने उन सभी मशीन्स को टेस्ट कर लिया है। सॉन्ग की बातों को सुनने के बाद बटलर कहता है कि दरअसल हम सभी अभी सिलोन आर्मी के साथ ही है इन मशीन्स को टेस्ट करने के लिए। इसी के साथ हमारा सीन सॉन्ग के डिजाइन किए हुए मशीन्स की तरफ शिफ्ट होता है जिन्हें सिलोन आर्मी के फीमेल जनरल्स टेस्ट कर रहे होते हैं। तभी उनका कमांडर कहता है कि सीलिंग टाइप क्या तुम सभी रेडी हो। वो कहते हैं कि हम रेडी है। इसी के साथ वो लगातार गोलियों की बारिश करने लगते हैं और यहाँ पर हम दोबारा से एक दूसरे यूनिट को देखते हैं जिनके कंधों में कैनन लगे होते हैं। वो भी जोश के साथ कहते हैं कि दुश्मन को तबाह कर दो। हम देखते हैं कि वो सभी यूनिट्स अपने फायर पावर से फार्सल बीस्ट को मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस ट्रेनिंग फील्ड में फार्सल फ्लाइंग बीस्ट उन पर अटैक करने के लिए अपीयर होती है जिन्हें देखकर वो सभी कहते हैं कि एंटी एयर कॉम्बैट हम बिल्कुल रेडी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फार्सल फ्लाइंग बीस्ट रोअर करते हुए उन पर हमला करने वाली होती है। तभी कमांडर कहता है कि शील्ड गन टाइप वाले अपने मोड को कैनन मोड पे कर लो। इसी के साथ वो सभी अपने कैनन से लगातार उन सभी फ्लाइंग बीस्ट पर हमला करके पलक झपकते उन्हें मार देते हैं। इसी के साथ वहाँ पर हम कुछ और फार्सल फ्लाइंग बीस्ट को देखते हैं। इसी के साथ हमारा सीन कुछ और नेबुला सोल्जर्स के ऊपर शिफ्ट होता है जिनके पीछे पंख लगे होते हैं और ये सभी आसमान में उड़ भी पा रहे होते हैं। तभी उनका कमांडर कहता है कि फ्लाइंग टाइप वाले जाओ और उनको मार डालो। इसी के साथ वो दोनों अपने मौत को सेंस कर लेते हैं और अपने स्वॉर्ड से तेजी के साथ उन बीच की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर हमारा सीन दोबारा से कुछ और नेबुला सोल्जर्स की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने सोल पावर से कंट्रोल करते हुए बाकियों को कवर कर रहे होते हैं। दूसरे पल वो फ्लाइंग स्वॉर्ड हवा को सीटे हुए जाकर उन फ्लाइंग बीच के ऊपर लगते हैं और उन सभी बीच का खात्मा हो जाता है। इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इसी तरह सिलोन आर्मी के सभी फीमेल जनरल्स सॉन्ग के डिजाइन किए हुए नेबुला सोल जनरल्स को टेस्ट करने लगते हैं। और दूसरी तरफ सेन कल्चर सिटी में पहुंचने के बाद सॉन्ग के साथ क्या क्या होता है वो सभी चीजें आप लोगों को पता चलेगी आगे के एपिसोड में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।